चलिए तो आज हम एमलगमेशन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। चलिए तो मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे और एमलगमेशन चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ठीक है बेटे, पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 मेनली यही बात करता है कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालना है और परचेजिंग कंपनी की बुक्स में ट्रीटमेंट कैसे करना है। यानी वेंडर कंपनी की बुक्स तो एकदम सिंपल होती हैं, उसमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है। आइए जी, तो इसे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, हमारे पास दो मेथड्स हैं फॉर ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं परचेज मेथड और दूसरे मेथड को हम बोलते हैं दूसरे मेथड को हम बोलते हैं मर्जर मेथड, या फिर इसे हम बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो दो मेथड हमारे पास हैं, एक का नाम है परचेज मेथड और दूसरे का नाम है मर्जर मेथड। तो आज की क्लास में हम जो अकाउंटिंग की बात करने जा रहे हैं वो परचेज मेथड के अकॉर्डिंगली बात करेंगे और फिर अगली क्लास में हम लोग मर्जर मेथड के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। चलिए जी, हमारे पास परचेज मेथड कहता है कि अपने पास पहली एंट्री डालो, और जानते हो हमारी पहली एंट्री बड़ी सिंपल एंट्री होती है। हमारी अकाउंटिंग कहती है कि पहले तुम क्या करते थे, फर्नीचर खरीदते थे, तो एंट्री होती थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। अब आपने पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, इसीलिए अब आप पहली एंट्री लिखोगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। आप सीधा सीधा वेंडर कंपनी से बिजनेस परचेज की एंट्री नहीं डालोगे, आप एंट्री डालोगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। यानी कि जब भी कोई कंपनी बेची जाती है तो फिर लिक्विडेटर के थ्रू काम करना पड़ता है, और इसमें अमाउंट आएगा अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, हमारी दूसरी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री हमारी बहुत मेन एंट्री है। इसमें हम एंट्री डालते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। यानी परचेजिंग कंपनी ने जो एसेट टेकन ओवर किए हों उन्हें डेबिट करते जाओ, और उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। ये भी कौन सी, जो आपने ली हो टेकन ओवर, और टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अब समझने की बात दूसरी एंट्री में है। आपने किसी के एसेट खरीदे हैं, कोई बात नहीं, खरीदो। एसेट खरीदे हैं तो जितनी वैल्यू पर आपने डिसाइड किया था उतनी वैल्यू पर आप उसे डेबिट कर दो। आपने उसकी लाइबिलिटी भी ली होंगी तो एग्रीड वैल्यू पर लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो, और परचेज कंसिडरेशन को भी आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, उसके बाद नोट ये ध्यान रखना है कि इस एंट्री में डिफरेंस आएगा।
any difference in the above entry shall be transferred to गुडविल। अगर डेबिट में आ जाए तो गुडविल कह देना, और अगर क्रेडिट में आ जाए तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। इफ क्रेडिट, ओहो, ये तो सीधी सी बात है। एसेट्स खरीदे डेबिट, लायबिलिटी ली क्रेडिट। कितने में खरीदी? क्रेडिट। इन दोनों में जो डिफरेंस आ जाए, डेबिट बचे तो गुडविल, क्रेडिट बचे तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर। नंबर 3, एंट्री नंबर 3। नाउ एंट्री नंबर 3 कहती है कि पेमेंट टू लिक्विडेटर जब आप करोगे तो हमारी एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट टू। अब आपने लिक्विडेटर को क्या पेमेंट दी? अगर आपने इक्विटी शेयर में पेमेंट दी तो इक्विटी कैपिटल क्रेडिट, प्रेफरेंस में पेमेंट दी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट, अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपने पेमेंट कैश में दी है तो बैंक, जैसे भी आपने पेमेंट दी है उसकी आप एंट्री बनाओगे। नंबर 4, बेटे जो पुरानी कंपनी थी उसके डिबेंचर होल्डर्स के पास पुरानी कंपनी का डिबेंचर था और अब वो कंपनी बंद हो गई। तो जो पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं वो आपसे कहेंगे कि हमारे डिबेंचर का क्या होगा, तो हम बोलेंगे आप हमें अपने डिबेंचर दे दो और हमसे हमारी कंपनी के डिबेंचर ले लो। इसका मतलब वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर जो है नई कंपनी के पास आएंगे तो नई कंपनी उनके डिबेंचर्स को बदलेगी। तो डिबेंचर्स को बदलने की एंट्री होगी ओल्ड कंपनी डिबेंचर्स जो थे उन्हें डेबिट कर देंगे और हम अपने डिबेंचर्स उन्हें दे देंगे। अब अगर हमारे डिबेंचर प्रीमियम डिस्काउंट पे होंगे तो प्रीमियम डिस्काउंट भी आप इसमें एडजस्ट करोगे। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 ये एंट्री तो बेटे हम लगभग हर एक क्वेश्चन में डाला ही करेंगे। बात समझ में आई? यानी आप हर एक क्वेश्चन में ये 1, 2, 3, 4 एंट्री हर क्वेश्चन में डाला करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ और भी एंट्रीज होंगी जो कभी कभी क्वेश्चन कहेगा तो डाला करेंगे। सर वो कौन सी होंगी? आइए उन्हें भी देखते हैं। एंट्री नंबर 5, इफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स of vendor company are to be carried over। अब बेटे हमारे पास कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं वेंडर कंपनी के पास जिन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, मतलब कि ये लॉ बनवाता है। अब लॉ कौन से रिजर्व बनवाता है? तो 2 रिजर्व के नाम तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक का नाम है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और दूसरे का नाम है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो बेटे हमारे पास 2 ऐसे रिजर्व हैं जो हमारे देश में इनकम टैक्स का कानून कहता है कि आपको बनाने हैं, और अगर कोई कंपनी सेल हो जाती है उसके पास ये 2 रिजर्व होते हैं, तो परचेजिंग कंपनी को ये रिजर्व अपने पास कंटिन्यू करने पड़ते हैं। देयर इज लीगल कंपल्शन बिहाइंड इट। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल एंट्री डालते हैं, और ऐसा तभी करेंगे जब क्वेश्चन स्टैट्यूटरी रिजर्व के बारे में कहेगा। पीछे की 4 एंट्रीज डलेंगी ही डलेंगी, ये तब डलेगी जब क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा। तो हम एंट्री डालेंगे amalgamation adjustment account debit, amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account
और स्टैच्यूटरी रिजर्व में उस रिजर्व का नाम लिखते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है तो आप एंट्री डालोगे एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है तो एंट्री डालोगे एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। बाकी बातें जब क्वेश्चन आएगी तो हम आपको समझाते रहेंगे, अभी आप एंट्री नोट करते जाएंगे। नंबर 6, सर कभी कभी ऐसा होगा कि जबरदस्ती वेंडर कंपनी कहेगी कि आपको हमारे लिक्विडेशन के खर्चे भी पे करने हैं। तो इफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर कंपनी इज पेड बाय द परचेजिंग कंपनी, अगर जबरदस्ती लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस भी आपको देने पड़ जाएं तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे लिक्विडेशन हमारा नहीं हुआ इसलिए हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यहां नहीं लिखेंगे, हम सीधा गुडविल में उसको डेबिट कर देंगे। बेटे हमने यहां पर एक कंपनी खरीदी और उस कंपनी को खरीदने में जो भी प्रॉफिट या नुकसान हुआ उसका नाम था गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो कंपनी खरीदी और उस खरीदने में नुकसान हुआ तो नाम रख दिया गुडविल। अब अगर कंपनी खरीदने के साथ साथ उसके खर्चे भी देने पड़ गए तो उस नुकसान को भी गुडविल के अंदर ही डेबिट कर दो। अच्छा सर, अगर मेरी पुराने वाली एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया हो तो एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं कि सीधा कैपिटल रिजर्व डेबिट कर देना। यानी मेरी सेकंड एंट्री में अगर गुडविल आई थी तो गुडविल डेबिट करना, और अगर सेकंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया था तो कैपिटल रिजर्व में डेबिट करना। ठीक है, आप इस बात को धीरे धीरे समझ जाओगे। दरअसल हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक बैलेंस शीट में या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों के दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो फिर मेरा काम बढ़ जाता है, मुझे एक और एंट्री डालनी पड़ती है इन दोनों को आपस में कैंसिल करने की। और उससे बचने के लिए आपसे कह रहा हूं कि अगर उस वाली एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया और आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस में गुडविल लिखा तो फिर आपको एक और एंट्री बनानी पड़ेगी दोनों को कैंसिल करने की। यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में आप चेक कर लेना, अगर दूसरी एंट्री में गुडविल आई थी तो गुडविल टू बैंक लिखना, अगर दूसरी एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया था तो सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व टू बैंक लिखना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको एक और एंट्री डालनी पड़ेगी गुडविल और कैपिटल रिजर्व को कैंसिल करने की। चलिए ये बात भी हो गई सर। सर कभी कभी म्यूचुअल ओइंग्स आ जाती हैं। म्यूचुअल ओइंग्स को कई बार हम लोग कॉमन डेप्ट्स बुलाते हैं, मतलब एक ने लेना था और दूसरे ने देना था, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल डेटर क्रेडिटर, म्यूचुअल बीआरवीपी। तो कभी भी यदि ऐसा हो जाए, म्यूचुअल ओइंग हो जाए, तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और अगर बीआरबीपी हो तो फिर बिल्स पेबल डेबिट टू बीआर अकाउंट। ठीक, ये तो एंट्री होगी हमारे पास म्यूचुअल ओइंग की। उसके बाद सर हमारे पास कौन सी एंट्री हो सकती है? दूसरी एंट्री हमारे पास हो सकती है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है कि एक कंपनी ने दूसरे को गुड्स सेल किए थे। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स सेल किए थे तो उसका अगर हमें इफेक्ट डालना होगा तो वो हो जाता है हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा तो उसकी भी एंट्री हम वही डाल देंगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व टू बैंक। गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो सारी एमलगमेशन से संबंधित एंट्रीज थी। इसके सिवाय
अगर क्वेश्चन किसी और एंट्री की बात करेगा, कोई और ट्रांजैक्शन क्वेश्चन दे रहा है कि कंपनी ने शेयर इशू किए, तो वो जनरल होती है, वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली भी डाल लोगे। ठीक है सर। अब धीरे धीरे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाएंगे। और पहले हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपने वेंडर कंपनी की बुक्स में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो मुझे मिला है इलस्ट्रेशन नंबर पहले 15। ये देखिए, अब इसके अंदर पहले तो इसको क्लैरिटी लानी पड़ेगी ना, क्लैरिटी ही नहीं आ रही। देखिए, ये कह रहा है ऑन 31 मार्च 2015 बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड वाज एज फॉलोज। आपको पुरानी कंपनी की ये बैलेंस शीट बता रहा है, ठीक। और बैलेंस शीट के अंदर जो भी दिया हुआ है हम उसको बाद में पढ़ते रहेंगे। सॉरी, अभी हमने कुछ काम की बातों को पढ़ना है और काम की बातें यहां पर ये हमारे सामने आ रही हैं। उसने कहा कि एक नई कंपनी बनाई जाएगी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बताया नहीं, क्वेश्चन कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 15 बताई थी ना। हाँ, एक नई कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, जिसकी ऑथोराइज कैपिटल होगी 32,50,000। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि 1 इक्विटी शेयर ₹5 पेड अप इन द न्यू कंपनी बी अलॉटेड फॉर ईच इक्विटी शेयर इन द ओल्ड कंपनी। यानी एक शेयर के बदले में हम आपको एक शेयर देंगे और हमारा शेयर हम आपको ₹5 का देंगे। और ये वाली बात हमने नीचे यहां पर आप देख सकते हैं परचेज कंसिडरेशन में ले रखी है। ये बात हमने आपको पहले भी सिखाई थी, एक के बदले में एक। तो 1,50,000 शेयर थे, एक के बदले में एक, और शेयर मिलेगा ₹5 का। फिर लिखा था 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 पेड अप इन द न्यू कंपनी टू बी अलॉटेड फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन द ओल्ड कंपनी। तो हमने ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,00,000 शेयर दिए ₹5 के हिसाब से, तो ये बन गया 5,00,000। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर टू बी कैंसल्ड, यानी पुरानी कंपनी के जो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिए उनको भूल जाओ। फिर लिखा डिबेंचर होल्डर्स टू रिसीव 30,000 इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। तो हमारी कंपनी का शेयर कितने का है? ₹10 का। इसका मतलब पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग ₹3,00,000 के इक्विटी शेयर्स दे देंगे। तो हम ये एंट्री नंबर 4 में बनाते हैं। फिर लिखा है क्रेडिटर्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। इसमें कोई नई बात नहीं है, ना लेते तो नई बात थी। फिर लिखा है रिमेनिंग अनइश्यूड शेयर्स टू बी टेकन अप। वो कह रहा है आपके पास नई कंपनी के शेयर थे, ये 32,50,000 की कैपिटल थी। इसमें से कुछ कैपिटल यहां इस्तेमाल हुई, कुछ यहां इस्तेमाल हुई, कुछ यहां इस्तेमाल हुई, और जो बाकी बच गई, जो बाकी रिमेनिंग बच गई, उस कैपिटल को ले लिया है और पैसे मिल गए हैं। किसने ले लिया? डायरेक्टर्स ने ले लिया। यानी यहां पर एक शेयर इशू करने की एंट्री एक्स्ट्रा है, जो अमेलगमेशन से एक्स्ट्रा है, ठीक। उसके बाद लिखा गया कि नई कंपनी लेगी पुरानी कंपनी के सभी एसेट्स एक्सेप्ट पेटेंट, यानी पेटेंट छोड़ देगी। और फिर कहा गया सब्जेक्ट टू राइटिंग डाउन प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम करेगी। कितने से? 2,90,000 से कम करेगी, और स्टॉक की वैल्यू ₹60,000 से कम करेगी। ठीक है सर, पेटेंट्स लेना नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक की वैल्यू को कम करके लेना है। फिर वो कह रहा था पेटेंट पुरानी कंपनी ने ₹10,000 में बेच दिए, तो ये बात परचेजिंग कंपनी के काम की नहीं है। फिर वो कह रहा है कि आपको एक तो वीक कंपनी की बुक्स बनानी है, मैं सिखा चुका हूं। फिर कह रहा है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, और वो कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ वीक अमाउंट टू 10,000। तो ये वीक के खर्चे हैं, तो ये ओल्ड कंपनी ने ही दिए होंगे, नई कंपनी ने नहीं दिए हैं,
इसलिए परचेजिंग कंपनी में अब की बार लिक्विडेशन एक्सपेंस का कोई काम नहीं है। खैर, कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी। जो नहीं आई होंगी वो धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आइए जी, काम शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ हम लोग डालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 11.65। ठीक, सबसे पहली एंट्री मेरे पास होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, और लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी है वीक लिमिटेड। अब क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुका हूं पिछली क्लास में और उसका परचेज कंसिडरेशन निकालना भी सिखा चुका हूं, इसीलिए मैं सीधा सीधा परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड कर लूंगा 12,50,000। दोबारा कंप्यूटेशन करने में टाइम नहीं लगाएंगे। ये लो जी, तो पहली हमने एंट्री डाल दी, बीइंग बिजनेस परचेज। लीजिए, ये मेरी पहली एंट्री डल गई। दूसरी एंट्री, आपने सभी एसेट लिए हैं एक्सेप्ट पेटेंट नहीं लिया था, तो सभी एसेट के अंदर सर पुरानी वाली कंपनी के एसेट में सबसे पहले लिखा है गुडविल, तो आप गुडविल को छोड़ दो, क्योंकि गुडविल अपने आप बैलेंसिंग फिगर बन के आ जाती है, तो गुडविल को आप छोड़ दो। गुडविल के बाद लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी ली है, तो हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। अब इसकी वैल्यू 2,90,000 रुपए कम कर दी गई है, तो 7 लाख में से 2,90,000 रुपए कम कर दिया, 410। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट। फर्नीचर की वैल्यू भी कम की थी, नहीं स्टॉक की वैल्यू कम की थी, तो फर्नीचर आएगा 2 लाख। उसके बाद देखिए पेटेंट्स, क्या पेटेंट्स आएंगे? पेटेंट छोड़ दिए थे इसलिए नहीं आएंगे। क्या स्टॉक आएगा? यस सर, स्टॉक की वैल्यू 60,000 रुपए कम करके आएगी, तो स्टॉक मेरे पास आएगा 4,30,000। डेटर्स आएंगे? यस, डेटर्स में कुछ कहा नहीं गया, तो डेटर्स पूरे के पूरे आएंगे 2,55,000। बैंक आएगा? यस, बैंक भी आएगा 5,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएंगे, डिस्काउंट नहीं आएगा, नेगेटिव सरप्लस भी नहीं आएगा। गुडविल इसलिए नहीं आया कि वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए लायबिलिटीज की बात करें, तो लायबिलिटीज में एक तो हमने उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस किया है कि हम आपको 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर देंगे, तो मैंने डिबेंचर होल्डर्स को, वीक लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस किया है 3 लाख रुपए देंगे। उसके बाद हमने उनके क्रेडिटर्स को टेकन ओवर किया है, और क्रेडिटर्स कितने थे? 2 लाख, और एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हमने खत्म करवा दिए थे। उसके बाद यहां पर आएगा टू बिजनेस परचेज, ये ऊपर से आ जाएगा 12,50,000। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड, जो हमने खरीदे हैं वो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर दिए। आइए जी चेक करें, 4,10,000 रुपए के एक लिए, 2 लाख रुपए के ये लिए, 4,30,000 के ये लिए, 2,60,000 रुपए के ये लिए, ये हुए 13 लाख। और 13 लाख, और ये ज्यादा आ रहा है, ये आ गया 3 और 2 5, यह है 17,50,000। तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 4.5 लाख। तो यहां लिखेंगे गुडविल
बैलेंसिंग फिगर 4,50,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 4,50,000। उसके बाद पेमेंट टू लिक्विडेटर, पेमेंट टू लिक्विडेटर की एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ वीक लिमिटेड डेबिट टू, हमने दिए इक्विटी शेयर, तो यहां आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमने कोई प्रेफरेंस कैपिटल नहीं दी, हमने कोई बैंक नहीं दिया क्वेश्चन में, हमने कोई प्रीमियम नहीं दिया, तो 12,50,000, 12,50,000 बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज्ड, मतलब मैंने उसकी पेमेंट कर दी। ये लीजिए। नंबर 4, हमने इन डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस किया था कि हम आपको अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे, तो हमारी अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वीक लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमने 3 लाख रुपए के इन्हें इक्विटी शेयर दे दिए। बीइंग डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अनइश्यूड शेयर्स टू बी टेकन अप बाय द डायरेक्टर्स एंड पेमेंट रिसीव्ड इन फुल। बताओ एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री होगी। शेयर इश्यू करने की एंट्री क्या होती है? डायरेक्ट एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ था कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3,25,000, जिसमें से 1,50,000 शेयर तो कंपनी ने इक्विटी वालों को दे दिए, फिर 1 लाख इक्विटी शेयर प्रेफरेंस वालों को दे दिए, उसके बाद कंपनी ने 30,000 शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए। तो अब मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स बचे होंगे ये देखना है। 3,25,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1 लाख और माइनस 30,000, तो 45,000 शेयर बचे होंगे। 10 रुपए के हिसाब से 4,50,000। ठीक है, उसके बाद और कोई बचा था तो, और हमारे पास कुछ बचा नहीं था। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब अगर आप चाहो तो इसकी आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने बैलेंस शीट मांगी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 17 जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 11.70। चलिए जी, आइए और हम लोग बात करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 की। देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17 कह रहा है कि जिंदल उषा लिमिटेड agreed to acquire business of Ankur Limited and balance sheet of Ankur is as follows। हमारे पास प्रेफरेंस कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व है, डिबेंचर्स है और क्रेडिटर्स है। वहां पर लैंड है, प्लांट है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई कंपनी खरीदती नहीं है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर खरीदे नहीं जाते।
लॉसेस कभी खरीदे नहीं जाते। ठीक है सर। और वहां पर लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ अंकुर लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज एट प्रीमियम ऑफ 10%, यानी पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम पर डिस्चार्ज करना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी अलॉटेड 6 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड आर टू बी पेड ₹3 इन कैश अगेंस्ट एवरी 5 शेयर हेल्ड। पुरानी कंपनी के हर 5 शेयर के बदले में 6 शेयर दिए जाएंगे और ₹3 का कैश भी दिया जाएगा। यह बात नीचे हमने समझ रखी है। 5 के बदले में ₹3 का कैश, 5 के बदले में ₹6 का शेयर, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 10% एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को 6 इक्विटी शेयर देने हैं 10 वाले, और वो भी 10% प्रीमियम पर देना है, और बाकी ₹3 का कैश देना है। फिर लिखा है डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अंकुर लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय जिंदल उषा लिमिटेड एट 8% प्रीमियम। अच्छा, इन्हें 10% प्रीमियम, इन्हें 10% प्रीमियम, लेकिन इन्हें 8% प्रीमियम। अब ये पॉइंट थोड़ा सा कठिन है, तो अभी सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अंकुर आर टू बी डिस्चार्ज बाय न्यू कंपनी एट 8% प्रीमियम। तो आइए पहले तो चेक करेंगे। हमारे पास डिबेंचर्स थे 7,50,000 के। अब बताओ 7,50,000 के बदले हम 8% एक्स्ट्रा अमाउंट उनको दे रहे हैं। बताओ कितना होगा, ढूंढिए। जब तक आप ढूंढेंगे तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। फिर वो कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन निकालते हुए डायरेक्टर्स ऑफ न्यू कंपनी ने लैंड की कीमत लगाई थी इतनी, स्टॉक की कीमत लगाई थी 16.5 लाख, डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू अलाउंस ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फिर लिखा है डेटर्स ऑफ अंकुर लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू फ्रॉम जिंदल उषा लिमिटेड। ये कहलाएगा म्यूचुअल ओइंग। इट वॉज एग्रीड दैट बिफोर एक्विजिशन अंकुर लिमिटेड विल पे डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर। तो जो डिविडेंड का अमाउंट आएगा ये प्रॉफिट में से माइनस होगा और बैंक में से माइनस होगा। फिर लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड हैड ऑलरेडी बीन पेड बिफोर एक्विजिशन, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अंकुर। ये बात लास्ट क्लास में हो चुकी है। अब करना है हमें ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जिंदल उषा लिमिटेड। चलिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करेंगे। हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई है, मेरी मदद करेंगे बच्चे। बताइए जी, पहली एंट्री क्या होगी? सभी बच्चे बताएं जर्नल एंट्रीज। मैं समय दे रहा हूं आपको सोचने के लिए, इसीलिए मैं लाइनें खींचने लग गया। हाँ, जल्दी से बताइए पहली एंट्री क्या डलेगी? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ अंकुर। पहली एंट्री हो जाएगी बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ अंकुर लिमिटेड, और परचेज कंसिडरेशन था 28,95,000 बीइंग बिजनेस परचेज्ड। बीइंग बिजनेस परचेज। ठीक है जी, अगली एंट्री बताओ कौन कौन से एसेट लिए? सर एक तो लैंड ली गई 18,75,000 पर, तो लैंड अकाउंट डेबिट 18,75,000। लैंड के बाद उसने स्टॉक की वैल्यू को बदला है, यानी प्लांट की वैल्यू तो वही आएगी। प्लांट अकाउंट डेबिट 7,50,000। फिर कह रहा था स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू क्या ली थी? वो शायद बदल गई थी।
16,50,000। सिंपल सा काम है, जो जो एसेट लिया है वो डेबिट करो। अब पिछले क्वेश्चन में पेटेंट नहीं लिया था और यहां मेरे ख्याल कुछ लिखा नहीं है, तो सब कुछ लिया है। बैंक, बैंक बेटे बैलेंस शीट में भले 375 का है, लेकिन उसमें से 3 लाख रुपए का डिविडेंड पहले ही कंपनी ने दे दिया था, तो हमें केवल 75,000 ही मिलेगा। डेटर्स, डेटर्स बेटे कम हुए हैं, प्रोविजन काटा गया है, लेकिन यहां पर पूरी वैल्यू आती है। ठीक, एक लाइन छोड़ेंगे और यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर कभी भी क्वेश्चन ये कह दे कि हमने डेटर्स को कम करके लिया है, तो आप सीधा डेटर में से कभी भी माइनस नहीं करोगे, आप उतने अमाउंट का प्रोविजन बनाओगे। अब क्वेश्चन हमारे पास कह रहा था कि हमारे पास तो डेटर थे 2,62,500 के, लेकिन कॉमन डेप्ट में 10,000 रुपए के डेटर खत्म हो जाएंगे, यानी अल्टीमेटली मेरे डेटर इतने के होंगे। और फिर उसने कहा था कि हम 5% इसका प्रोविजन बनाएंगे। तो 2,62,500 माइनस 10,000 इंटू में 5%, यानी प्रोविजन बनेगा 12,625 रुपए का। उसके बाद हमने डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अंकुर, इनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको 7,50,000 पे 8% एक्स्ट्रा देंगे। ये आपने एग्जाम में नहीं डालना, ये आपको केवल मैं समझा रहा हूं। इंटू 108%, 8,10,000। क्रेडिटर्स को आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉमिस नहीं किया था, तो क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख दो, 11,25,000। उसके बाद बिजनेस परचेज, और बिजनेस परचेज ऊपर से उतार लेना है 28,95,000। अब देख लेते हैं जी हमारे पास क्या पोजीशन बची। 18,75,000 जमा 7,50,000 जमा 16,50,000 जमा 75,000 प्लस 2,62,500 माइनस 12,625, 8,10,000, 11,25,000 और 28,95,000। मेरे पास गुडविल आ गई बेटे 2,30,125। हमारे पास ये गुडविल बैलेंसिंग फिगर बची। मैं इसका कलर चेंज करके लिखना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास गुडविल आएगी बैलेंसिंग फिगर 2,30,125 रुपए। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड। अच्छा, उसके बाद परचेज कंसीडरेशन हमने डिस्चार्ज करना है, तो एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ अंकुर लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जरा देख लें क्या क्या दे रहा था। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक और सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा जी, preference shareholders of Ankur Limited are to be discharged at premium of 10% by issue of 15% preference shares in जिंदल उषा लिमिटेड। यानी प्रेफरेंस शेयर तो दे दो 8,25,000 रुपए के, प्रेफरेंस शेयर दे दीजिए 8,25,000 रुपए के। फिर लिखा था कि हम 5 के बदले में 6 इक्विटी शेयर देंगे, तो हमारे पास इक्विटी शेयर आएंगे 1,80,000। 1,80,000 इक्विटी शेयर देंगे 10 रुपए वाले। फेस वैल्यू आएगी यहां पर
18 लाख, प्रीमियम आएगा 180, और उसके बाद आपने बैंक में दिया था 90,000, बैंक में आएगा 90,000। अब यहां पर आपको आराम से लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि हमने 1,80,000 जो इक्विटी शेयर दिए हैं वो 10 वाले शेयर 11 में दिए, तो प्रीमियम सिर्फ इनका आएगा। प्रेफरेंस शेयर वालों को हमने 10% वैल्यू बढ़ाई और उतने ही रुपए के प्रेफरेंस शेयर दे दिए, यानी इसमें कुछ प्रीमियम नहीं था प्रेफरेंस शेयर में। आपको समझना पड़ेगा कि आपने प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर इशू नहीं किए, आपने एक्स्ट्रा वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर दे दिए और दिए हैं फेस वैल्यू पर ही। ठीक, आइए अब आप यहां से अभी बाहर निकले नहीं थे कि चौथी एंट्री में भी बहुत गड़बड़ है, वो भी आपको दिक्कत करेगी। चौथी एंट्री क्या कह रही है वो ध्यान से समझने वाली बात है। वो कह रहा है कि अंकुर लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को जो कि 7,50,000 के हैं, हम उन्हें 8% प्रीमियम पर डिस्चार्ज करेंगे। ये जो प्रीमियम ऑन डिस्चार्ज होता है इसका मतलब होता है कि हम उन्हें एक्स्ट्रा देंगे। प्रीमियम का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। प्रीमियम का एक मतलब होता है कंपनी प्रीमियम पे शेयर दे रही है, और एक होता है कि हम प्रीमियम दे रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू के पेमेंट कर रहे हैं। तो ये प्रीमियम क्या है? डिस्चार्ज का प्रीमियम, मतलब हम आपको 7.5 लाख रुपए की बजाय 8,10,000 रुपए देंगे। ठीक, यानी इस प्रीमियम को आप सिक्योरिटी प्रीमियम ना समझें, ये एक तरीके से ब्लैक समझो, मतलब दबंगी है, जबरदस्ती है। वो मान नहीं रहे थे तो हमने कहा चलो हमसे 8% फालतू पैसे लो, तो ये 8,10,000 हुआ। अब न्यू कंपनी कह रही है कि मेरा जो बाजार में डिबेंचर है 100 रुपए का डिबेंचर बाजार में 10% डिस्काउंट पर चल रहा है। इसका मतलब नई कंपनी का डिबेंचर बाजार में 90 रुपए का है और मैंने उन डिबेंचर होल्डर्स को 8,10,000 रुपए देने हैं। देखो, मान लो ये मेरा डिबेंचर है, ये बाजार में 90 रुपए का है और मैंने किसी को 8,10,000 रुपए देने हैं डिबेंचर की फॉर्म में, तो मैं उसे कितने डिबेंचर दूं? तो हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। 8,10,000 रुपए मैंने चुकाने हैं और जिस फॉर्म में चुकाने हैं उसकी वैल्यू है 90 रुपए। तो ये हो जाएगी 8,10,000 डिवाइडेड बाई 90 रुपए, ये हुआ 9,000 डिबेंचर्स। अब 100 रुपए का डिबेंचर और 10 रुपए का डिस्काउंट। बात कठिन है, बात कठिन है तो क्या हुआ? आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो कह रहा है प्रीमियम भी और डिस्काउंट भी। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। पहले प्रीमियम का मतलब क्या है? डिस्चार्ज का प्रीमियम। डिस्चार्ज का प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू देनी है। अब वैल्यू दूंगा कैसे? अगर मेरे पास मेरे डिबेंचर हैं तो मेरे डिबेंचर अगर फेस वैल्यू पे होंगे तो फेस वैल्यू पे दूंगा, मेरे डिबेंचर डिस्काउंट पे चल रहे होंगे तो डिस्काउंट पे दूंगा, मेरे डिबेंचर प्रीमियम पे चल रहे होंगे तो प्रीमियम पे दूंगा। अब बच्चा उलझ गया, सर दो दो प्रीमियम हो जाएंगे फिर तो। दिक्कत की बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज क्लियर होगी आपको। तो ये एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अंकुर लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू, हमारी कंपनी के कितने डिबेंचर हैं? 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये हो जाएंगे 9 लाख रुपए के, डिस्काउंट होगा 10% 90,000 और अल्टीमेटली हमने उन्हें डिस्चार्ज किया 8,10। अब बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है? सर वो तो पुरानी क्वेश्चन में भी नहीं आया। ओहो, अच्छा ये बताओ क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने दिए हैं? नहीं सर वो भी नहीं आया। क्या म्यूचुअल ओइंग है? यस सर, म्यूचुअल ओइंग थी 10,000 रुपए की,
तो अब हम एक एंट्री डालेंगे। एक म्यूचुअल ओइंग की एंट्री होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, दोनों में से माइनस हो जाता है। ये 10,000 रुपए की हमारी म्यूचुअल ओइंग थी। सर क्या कोई और क्वेश्चन में शेयर इश्यू हो रहा हो, कुछ और हो रहा हो, तो बेटे वो भी इस क्वेश्चन में नहीं था, यानी ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। आइए, अब हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए और हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया कि सर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज किसे कहते हैं। हालांकि अभी भी आपके माइंड में कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी हमने कुछ कुछ बातें सीख ली। अब हमने सीख लिया तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अभी भी एक सवाल घूम रहा है कि सर मर्जर कब होता है और परचेज कब होता है। ठीक, आइए जी, हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पहले मैंने आपको कुछ सवाल कराए और फिर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आपके माइंड में अब कुछ पिक्चर आ गई है एमलगमेशन के बारे में। हाँ, बुक तो पहले कम से कम 15-20 पेज की थ्योरी लिखती है, और बच्चा सीधा जब थ्योरी पढ़ना शुरू करता है तो उसके समझ में नहीं आती बात हो क्या रही है। पीके मूवी देखी है? पीके मूवी में आमिर खान कहता है कि भाई, अनुष्का शर्मा कहती है सॉरी आमिर खान से, अगर तुम सीधी सीधी बात करते तो कोई तुम्हारी बात नहीं समझता। ठीक है ना? वो कहती है कि तुमने जोगी के ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन तुमने कुछ घुमा के लगाया तो लोगों को मजा आया। इसका मतलब यह है बेटे कि अगर मैं सीधे सीधे आपको पहले यह बताना शुरू कर देता कि एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होती है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होती है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने एक दूसरा रास्ता अडॉप्ट किया, पीसी समझा दिया, वेंडर कंपनी समझा दिया, परचेजिंग समझा दिया। काफी समय से आप चैप्टर में घुसे हुए हो, अब आपको कुछ कुछ चैप्टर क्लियर हो गया है। हालांकि पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन धुंधली इमेज तो बनी है। अब जो बातें मैं कहूंगा वो आप कुछ कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर पहले ये बातें समझाता आपको समझ में नहीं आती, इसीलिए अब हम समझेंगे। हमारे पास परचेजिंग कंपनी के लिए अकाउंटिंग करने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो मैं मर्जर से काम करूं या मैं परचेज मेथड से काम करूं। तो सवाल ये उठता है कि सर ये तय कैसे होगा कब मर्जर और कब परचेज। तो हमारे पास कुछ एएस 14 में थ्योरेटिकली 5 बातें हैं। वो कहती हैं व्हेन ऑल द 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी 5 कंडीशन आपको बता रहे हैं। अगर 5 में से 4 भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई और कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो परचेज मेथड में चले जाना। यानी पांचों की पांचों जो बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो किसी क्वेश्चन के अंदर फिट बैठे तो ही मर्जर मेथड लगेगा, यानी मर्जर मेथड कभी कभी लगता है। समझ में आया सर? ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर 5 की 5 कंडीशन ट्रू हो जाए तो ही मर्जर लगता है। 5 में से पांचों ना मिले, 4 ना मिले, 3 ना मिले, 2 ना मिले, 1 ना मिले, तो सब में परचेज लग जाएगा। एक ही शर्त है, पांचों की पांचों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, पहला, परचेजिंग कंपनी will acquire all assets and all liabilities of vendor company। यानी सवाल में, क्वेश्चन में पहले आपको यह ढूंढना होगा कि क्या परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के सभी एसेट्स और सभी लाइबिलिटीज को खरीदा है या किसी एसेट को ना कहा है। आइए ढूंढते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 पढ़ी, क्या इसमें बताइए किसी भी एसेट या लाइबिलिटी को क्वेश्चन ने मना किया था?
सर नहीं मना किया था। यानी यहां पर पहली कंडीशन तो सच हो रही थी। अच्छा ये बताओ, इससे पहले जो 15 नंबर इलस्ट्रेशन की थी, क्या उसमें भी सभी एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर की थी परचेजिंग कंपनी ने? नहीं, वहां पर पेटेंट्स को छोड़ दिया था। इसीलिए 15 में तो पहली कंडीशन टूट गई थी, 17 में हालांकि पहली कंडीशन नहीं टूट रही। दूसरा, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मस्ट बी टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी एट बुक वैल्यू। अब दूसरी काम की बात यह है कि आप जब वेंडर कंपनी के एसेट और लायबिलिटी खरीदोगे तो उसे बुक वैल्यू पर ही खरीदोगे। बताइए जी, क्या ये वाली शर्त टूटी थी? सर ये वाली शर्त दोनों क्वेश्चन में टूटी थी। पुराने क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू कम की गई थी, प्लांट मशीनरी की वैल्यू कम की गई थी। इस क्वेश्चन में लैंड की वैल्यू बदली गई, स्टॉक की वैल्यू बदली, डेटर्स पे प्रोविजन लगाया। यानी ये वाली कंडीशन तो दोनों में टूटी। ठीक है, समझ में आया? यानी परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के सभी एसेट और सभी लायबिलिटी लेगी, और साथ ही साथ परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के किसी भी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू को भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ये दो कंडीशन हुई। तीसरा, मोर देन 90%, more than 90% equity shareholders of vendor company, more than 90% of equity shareholders of vendor company should become equity shareholders in purchasing company। यानी कि जो पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर थे, यानी कि जो पुरानी कंपनी के मालिक थे, वो नई कंपनी के भी मालिक बनेंगे। और 90% इसलिए कह दिया क्योंकि कई बार थोड़े बहुत लोग अगर जिद पकड़ ले तो उसकी वजह से पूरी स्कीम ना रुक जाए, इसीलिए 90% की एक लिमिट लगा दी गई। यह बताओ, क्या यह कंडीशन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में टूटी थी? तो 15 में भी नहीं टूटी थी, 17 में भी नहीं टूटी थी। उसके बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी should be paid in the form of equity shares। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते समय आप सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही दोगे। इसका मतलब पेमेंट इन कैश इज अलाउड only in the case of fractional shares। only in the case of fractional shares। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 17 में लिखा था, हर 5 शेयर के बदले में परचेजिंग कंपनी 6 शेयर देगी, यही लिखा था। मान लो एक शेयर होल्डर था, इसका नाम था एक्स, और एक्स के पास कंपनी के लेट अस सपोज 44 शेयर थे। अब बताओ, कंपनी ने कहा था कि हम आपको 5 के बदले में 6 शेयर देंगे। अब बताओ, अगर किसी के पास 44 शेयर होते तो अगर मैं उसके शेयर निकालता तो ये तो बन जाते 52.8 शेयर्स। तो 52 शेयर तो दिए जा सकते हैं, 0.8 शेयर नहीं दिया जा सकता। तो जब रियल लाइफ में ये काम होता है
तो ये फ्रैक्शनल प्रॉब्लम आती है। तो एएस 14 ने कहा इस फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए आपको कैश देना अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। अब बड़ी गंभीर बात है, बच्चे को इतनी जल्दी बात कैसे समझ में आएगी, लेकिन हम ये समझ सकते हैं, टोटैलिटी के बेस पर समझते हैं। ना तो फ्रैक्शन की प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 17 में आई थी, ना ही फ्रैक्शन की प्रॉब्लम पिछली इलस्ट्रेशन में आई थी। बोलो, ना 15 में फ्रैक्शन की प्रॉब्लम थी, ना 17 में फ्रैक्शन की प्रॉब्लम थी। 15 में तो कैश पेमेंट नहीं थी, लेकिन 17 नंबर इलस्ट्रेशन में कैश पेमेंट थी, यानी 17 नंबर क्वेश्चन इस कंडीशन को तोड़ रहा है। इसीलिए 17 नंबर क्वेश्चन में परचेज ही लगना था। ठीक है सर। और एक पांचवी थ्योरेटिकल कंडीशन है कि बिजनेस परचेजिंग कंपनी कंटिन्यू करेगी। पांचवी कंडीशन है बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी मस्ट बी कैरिड ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। अब लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, नीचे है ना। चलिए, ये 5 कंडीशन आपने रिवाइज करनी है। जब हम अगली क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे तो ये पांचों दोबारा रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन में लिंक करवाएंगे कि देखो कौन सी कंडीशन टूटी, और एक भी टूटी तो परचेज लगेगा। चलिए, अभी आज कोई होमवर्क नहीं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।